हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पैंडेमिक की स्थिति में हम लोग थोड़ा सा तीव्र गति से अब अपने सिलेबस को करेंगे। हमने मार्क्सवाद का प्रभाव एमएन रॉय पर क्या पड़ा, इसके बारे में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ क्रिटिसिज्म। प्रेजेंटेशन आज का जो ये प्रेजेंटेशन है, ये एमएन रॉय के योगदान और उनका जो क्रिटिसिज्म हुआ उसके बारे में रहेगा। एमएन रॉय के बारे में हम एक चैप्टर और पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको एमएन रॉय के राजनीतिक विचारों के बारे में बताया था। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उससे काफ़ी हद तक ये समझ गए होंगे कि एमएन रॉय ने अपने जीवन काल में किन किन परिस्थितियों का सामना कर किया और किस किस तरह से एमएन रॉय को बहुत कुछ झेलना पड़ा। कभी एक देश से दूसरे देश में भेष बदल करके भी रहना पड़ा। और एमएन रॉय की एक अलग थ्योरी है। कभी कभी वो क्रांतिकारी से दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में उनका जो नव मानवतावाद का सिद्धांत है वो यूनिक है, एकदम अलग है। और अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो वो गांधीवाद का भी कहीं कहीं विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, गांधी के राष्ट्रवाद का भी विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। ओके। तो एम एन रॉय की थ्योरी को पढ़ना, एम एन रॉय के सिद्धांतों को पढ़ना, एम एन रॉय के राजनीतिक विचारों को पढ़ना वास्तव में हमारे लिए बहुत रुचिकर रहेगा। लेकिन एम एन रॉय के न्यू ह्यूमनिज्म का भी जो है बाद में आलोचना की गई। और जैसे कि हर स्कॉलर की आलोचना होती है, लेकिन हर स्कॉलर का एक कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है, तो हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके जी। तो चलिए, क्रिटिसिज्म एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम एन रॉय, थॉट्स, उनके विचारों का जो आलोचना की गई और उसका योगदान। अब देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे और उसके बाद कंट्रीब्यूशन एंड देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एम एन रॉय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वो न केवल भारत में समाजवाद के अग्रदूत माने जाते हैं, बल्कि मार्क्सवाद के प्रचार और प्रसार में भी उन्हें अग्रणी माना जाता है। उन्होंने मार्क्सवाद का जमकर समर्थन किया, लेकिन अपने जीवन के उत्तरार्ध में यानी बाद के काल में मार्क्सवाद के वो विरोधी हो गए। मार्क्सवाद के विरोधी विचारों के कारण उन्होंने एक नई विचारधारा, नवीन मानवतावाद को जन्म दिया, जो विश्व राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में उनकी एक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। रॉय ने भौतिकवाद की भी नई व्याख्या की और उसे नैतिक आधार प्रदान किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का उद्घोष भी उन्होंने किया। उन्होंने समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का आग्रह किया, ताकि समकालीन मार्क्सवाद की तानाशाही से बचा जा सके। रॉय ने गांधीवाद, धर्म व राष्ट्रवाद का विरोध किया। यदि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय से ऊपर उठ करके देखा जाए, तो ऐसा कहने में कहीं पे कोई हमें दिक्कत नहीं होगी कि उनका नवीन मानवतावाद भारतीय समाज व राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विश्व को एक अनुपम देन है। इंट्रोडक्शन से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि उनका जो नवीन मानवतावाद है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और इंट्रोडक्शन से ही आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि पहले जो एम एन रॉय थे वो मार्क्सवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे, लेकिन बाद में मार्क्सवादी विचारधारा से वो प्रभावित नहीं रहे। रादर उन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना भी की और उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं नवीन मानवतावाद, न्यू ह्यूमनिज्म। अब देखिए, एम एन रॉय के विचारों की जो आलोचना है वो हम करेंगे। उससे पहले मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आपको एक बार, क्योंकि पिछले चैप्टर में मैंने आपको जब एम एन रॉय के राजनीतिक विचारों के बारे में बताया, तो मैंने आपको बेसिकली राजनीतिक विचारों को बताते हुए ये बताया था कि एम एन रॉय की एक तो जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताया था, और एक ये कि कैसे उनकी कृतियों के बारे में बताया था। और ये भी आपको बताया था कि एम एन रॉय का जो विचार है न्यू ह्यूमनिज्म के बारे में वो क्या था, है ना। इस पर मेरी इच्छा है कि एक अलग से मैं आपके लिए एक लेक्चर बना पाती, लेकिन अभी थोड़ा सा समय मुझे कम लगता है, तो मुझे लगता है कि हल्का सा थोड़ा सा मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि नवीन मानवतावाद बेसिकली है क्या। तब हम उसकी आलोचना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके। तो देखिए, एम एन रॉय पहले तो पूरी तरह से मार्क्सवाद के दर्शन में रंगे हुए थे, ठीक है। और विश्व साम्यवादी कांग्रेस के वो संस्थापक सदस्यों में से थे। धीरे धीरे मार्क्सवाद से वो हटते चले गए, यानी उनका विचार वहां से हटता चला गया और रूसी साम्यवाद की वो तीव्र आलोचना करने लगे। उन्होंने उन्हें विश्व साम्यवादी विश्व संस्था से बाद में निकाल दिया गया। इसके बाद एम एन रॉय भारत लौट आए और भारतीय राजनीति में प्रवेश उन्होंने किया। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बन गए। वहां उन्होंने गांधीवाद की आलोचना करनी आरंभ कर दी। देखिए, सबसे पहले मुझे जो बात अपील करती है कि जो बात उन्हें गलत लगती थी उसका वो विरोध करते थे और उसके लिए तर्क भी देते थे एम एन रॉय। ओके।
मौलाना आजाद से चुनाव हारने के पश्चात उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी छोड़ दिया। इसके पश्चात उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को संगठित किया, परंतु ये दल भी सन 1945-46 के चुनावों में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए एम एन रॉय ने यह अनुभव किया कि जब तक भारत में सांस्कृतिक और दार्शनिक क्रांति नहीं हो जाती, तब तक जनता मौलिक मानवतावाद के सिद्धांतों को भलीभांति समझ नहीं पाएगी। ओके, इसलिए उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को भंग कर दिया और अपना सारा ध्यान मौलिक मानवतावाद के प्रचार में लगा दिया। 1949 में एम एन रॉय ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था नवीन मानवतावाद। इस पुस्तक में उन्होंने एक नई समाज की योजना प्रस्तुत की। राय की नवीन मानवतावाद की आधारशिला इसी पुस्तक के अंदर जो है प्राप्त होती है। उसमें 3 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था मानवतावाद, दूसरा सिद्धांत था व्यक्तिवाद और तीसरा सिद्धांत है विवेकवाद। दोबारा समझिए, मानवतावाद, व्यक्तिवाद और विवेकवाद। इसके 2 वर्ष बाद उन्होंने अपने पत्र स्वतंत्र भारत का नाम बदलकर मौलिक मानवतावाद रख दिया। उनके ऐसा करने के का उद्देश्य मौलिक मानवतावाद का प्रचार करना था। रॉय की नवीन मानवतावाद को समझने से पहले आप मानववाद का अर्थ जरूर समझ लीजिएगा। मानववाद एक प्राचीन विचारधारा है। यूनान के स्टोइक्स तथा एपिक्यूरियंस विचारकों से लेकर आधुनिक काल तक अनेक विद्वानों ने मानवतावाद की व्याख्या की है। प्राचीन समय में मानववादी विचारधारा का केंद्र बिंदु मनुष्य रहा है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य ही सब कार्यों का आधार है। ऑब्वियस है कि इस विचारधारा के जो जो मौलिक मर्म में जो है वो है मनुष्य। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। यूरोप में सभ्यता और संस्कृति के उत्थान के कारण पुनर्जागरण हुआ तो मानवतावाद का उदय हुआ। ईश्वर की सत्ता के स्थान पर मानव की सत्ता को मानववाद ने स्थापित किया। देखिए, बड़ी अजीब बात है कि ईश्वर की सत्ता के स्थान पर मानववाद की सत्ता को स्थापित किया। इसी प्रकार कांट व वोल्टेयर आदि ने भी मानव की को प्रमुखता से स्थापित किया। ओके, भारतीय विचारकों ने भी मानवतावादी विचारों का विकास किया। राजा राममोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू आदि सभी मानववादी थे। इन सब ने भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया। जवाहरलाल नेहरू को छोड़कर सभी विचारक प्राचीन मानववाद के समर्थक थे। आधुनिक युग में भी यदि आप बात करें तो मानववाद यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद के रूप में प्रकट हुए। वर्तमान के संदर्भ में अगर मानववाद ने एक और ये धारणा प्रस्तुत की कि मानव स्वयं साध्य है, तो दूसरे ओर इस विचार का प्रतिपादन भी किया कि मानव ही चिंतन का केंद्र भी है तथा वह सार्वभौम सृष्टि है। इस विचार ने मनुष्य को स्वभाव से अच्छा माना। ये मानव के सर्वांगीण विकास में यकीन करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि रॉय का जो मानववाद है वो प्राचीन जो मानववाद था उससे मिलता जुलता है। और रॉय का जो मानववाद है वो 3 सिद्धांत बेसिकली देता है। ठीक है, पहला सिद्धांत तो वो कौन सा, आपको ये जरूर मालूम होनी चाहिए। तो 3 कौन से सिद्धांत देता है? पहला तो देता है मानववाद, 3 सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा है व्यक्तिवाद और तीसरा है विवेकवाद। यानी मनुष्य तो है लेकिन उसके अंदर विवेक है, वो बुद्धि से काम लेता है। फिर अगर हम रॉय के मानववाद पर सीधा बात करें तो रॉय का जो मानववाद का सिद्धांत है वो मानवतावादी दार्शनिक प्रोटेगोरस की विचारधारा पर आधारित है। प्रोटेगोरस का एक सिद्धांत है कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। ओके, इसके आधार पर रॉय ने अपनी मानवतावादी विचारधारा का निर्माण किया। इस सिद्धांत की व्याख्या के अनुसार मनुष्य जीवन अपने आप में पूर्ण है। इस कारण उसे किसी बाहरी सत्ता का सहारा नहीं लेना चाहिए। मनुष्य का संबंध उन्हीं बातों से होना चाहिए जो उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, भाग्य आदि का कोई स्थान नहीं है। रॉय को यह मानना है कि मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता है। रॉय ने प्रोटेगोरस के सिद्धांत में एक और सिद्धांत जोड़ दिया, मनुष्य मानव जाति का मूल है। इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर ही उन्होंने नवीन मानववाद का दर्शन सामने रखा। रॉय पर मार्क्सवाद सिद्धांत के आधार पर ही उन्होंने नवीन मानववाद का दर्शन सामने रखा। रॉय पर मार्क्सवाद का काफी प्रभाव पड़ा था। गांधी जी का भी प्रभाव पहले था, वो गांधी जी के संपर्क में भी आए, लेकिन बाद में वो दोनों के आलोचक बन गए। ओके, अतः रॉय के अनुसार, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बात आपके लिए समझने वाली जरूरी है। रॉय के अनुसार नवीन मानवतावाद कोई अमूर्त दर्शन या केवल मात्र सामाजिक दर्शन अथवा केवल मात्र राजनीतिक एवं आर्थिक सिद्धांत नहीं है। इसके विपरीत ये उन सिद्धांतों का संग्रह है जो मनुष्य जीवन के सभी क्रियाकलापों के सामाजिक अस्तित्व से संबंधित है और उसकी अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार नवीन मानवतावाद मानव को स्वयं के भाग्य का निर्माता बना देता है
तथा ये सुविधा प्रदान करता है जिसके अपनाने से मनुष्य अपने विश्व का निर्माण तथा पुनर्निर्माण कर सकता है। ओके जी, इसको आप बस समझ लीजिए। देखिए सिंपल सी बात है कि रॉय का जो सिद्धांत है वो ये मान करके चलता है कि मनुष्य को किसी भी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। मतलब आत्मा, परमात्मा, कर्म, ये जो भाग्य है इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। मनुष्य खुद चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और अगर आप ये देखें कि नवीन मानवतावाद की अगर आप विशेषताएं देखें तो आपकी किताब में आपको अवेलेबल होंगी कि मनुष्य की बौद्धिक शक्ति को इसमें श्रेष्ठता दी गई है, यानी विवेक पर आधारित है। फिर उसके बाद व्यक्ति को प्रधानता दी गई है। मैन इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन है। मनुष्य का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है। फिर उसके बाद रॉय की नैतिकता का आधार क्या है? बेसिकली अध्यात्मवाद नहीं है। और रॉय कहता है कि मनुष्य को अध्यात्मवाद से हमेशा स्वतंत्र रखना चाहिए। अध्यात्मवाद पर ज्यादा यकीन नहीं करते रॉय। इससे पहले के जितने भी विचारक हैं वो अध्यात्मवाद की भी बात करते हैं, गांधी जी तो खासकर, तो उसकी भी बात जो है बिल्कुल नहीं करते एम एन रॉय। तो एम एन रॉय के विचार इन लोगों से थोड़े अलग हैं। ओके, रॉय ने मार्क्सवाद से पहले प्रभावित हुए और बाद में रॉय जो थे मार्क्सवाद के आलोचक हो गए। इसी तरह से रॉय ने कुछ समय काम किया किसके साथ? गांधी जी के साथ। बाद में वो गांधी जी के भी आलोचक हो गए। तो रॉय के जो विचार थे वो बनते बिगड़ते रहे। ओके जी, तो रॉय ने एक संगठित लोकतंत्र की भी बात की। रॉय ने कई तरह के विचार दिए लेकिन उनका जो न्यू ह्यूमनिज्म का सिद्धांत है उसको सबसे ज्यादा माना जाता है। चलिए अब हम एम एन रॉय के विचारों की आलोचना करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि रॉय आधुनिक भारत में दर्शन तथा राजनीति के लेखकों में से एक बड़े विद्वान थे। वे महान वक्ता भी थे। उन्होंने प्रभावशाली शैली में अपने विचारों को व्यक्त किया। कहा जाता है कि उन्होंने फिलोसॉफिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्न साइंस नामक पुस्तक 6000 पृष्ठों की लिखी। उनकी विद्वता वास्तव में बहुत ही चित्ताकर्षक थी। फिर भी उनके विचारों में स्थिरता की कमी रही और उनके विचारों में समय पर परिवर्तन आता रहा। आरंभ में वे मार्क्सवादी थे, फिर उन्होंने गांधी जी की भी आलोचना की और अंत में वे मानववादी बन गए। यही कारण है कि उनके विचारों में विरोधाभास पाया जाता है। ओके जी, यानी कि कभी वो किसी बात को मानते थे, कभी किसी बात को मानते थे। उनके विचारों में कहीं पर भी स्थिरता देखने को नहीं मिलती। तो वो इस आधार पर जो है इनकी एम एन रॉय की आलोचना की जाती है। अब देखिए एम एन रॉय की जब हम आलोचना के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखिए भौतिकतावाद पर अत्यधिक बल। ये ठीक है कि बहुत कुछ भौतिकतावाद से प्रभावित होता है, ये हमको भी मालूम है। लेकिन ये भी ठीक है कि सब कुछ भौतिकतावाद के आधार पर नहीं चलता। एम एन रॉय का जितना भी सिद्धांत है वो पूरी तरह से मनुष्य के भले की बात करता है। लेकिन कहीं पर भी जो है और हर बात के लिए केवल और केवल भौतिकतावाद पर यकीन करना ये थोड़ा सा गड़बड़, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। और एम एन रॉय की जो ये बात है कि एम एन रॉय जो ये कहते हैं कि मनुष्य भौतिकतावाद, मनुष्य को केवल अपने बारे में सोचना चाहिए और मनुष्य जो है बेसिकली सब कुछ सोच सकता है। मनुष्य सब कुछ सोच सकता है, मनुष्य जो कहता है वो सही है। ये जो बातें हैं इन बातों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और भौतिकवाद पर जो बहुत ज़्यादा बल, मानवतावाद पर बहुत ज़्यादा बल जो एम एन रॉय ने दिया उसकी भी आलोचना की जाती है कि भौतिकतावाद पर ही सब कुछ आधारित नहीं होता और भी बहुत सारी बातें जो हैं हो सकती हैं। ओके जी, फिर देखिए भौतिकतावाद के अनुसार प्रकृति जगत स्वयं अपने में ही जीवित है और वह ईश्वर की सृष्टि अथवा किसी परम पिता अथवा चेतना का मूर्त रूप नहीं है। विवेक तथा नैतिकता के गुणों से संपन्न मनुष्य भौतिक प्रकृति की उपज है। प्रकृति के बाहर कुछ भी नहीं है। अगर चाहे हम कितना ही कह लें आत्मा परमात्मा ये सब नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो ईश्वर पर आधारित होता है। उस ईश्वर को हम कुछ भी मान लें, हम चाहे प्रकृति मान लें, चाहे हम शिव मान लें, चाहे गुरु गोविंद सिंह मान लें, गुरु नानक देव मान लें, कुछ भी माने, हम चाहे किसी भी धर्म पर यकीन करें, लेकिन ये निश्चित है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति पर हमको यकीन करना ही पड़ता है जो बेसिकली इस दुनिया को चला रही है, जिस पर हमें भरोसा है। ओके, फिर उसके बाद देखिए बड़ी एक और जो बात है वो है मूल्य रहित राजनीति। मतलब बेसिकली जो भी बात वो कहते हैं एम एन रॉय, वो मूल्य रहित राजनीति की बात करते हैं। उनको सिर्फ ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजनीति के अंदर नैतिकता है या नहीं है। अगर नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गांधी जी कहते हैं ना, साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। कहीं पर भी किसी भी तरह से वो ऐसी बात नहीं करते। वो कहते हैं कि बेसिकली राजनीति करने के लिए केवल ये देखना चाहिए कि किस तरह से ज्यादा सत्ता को हासिल किया जा सकता है। फिर देखिए धर्मनिरपेक्षता के आधार पर भी उनकी आलोचना की जाती है। रॉय का जो मौलिक मानवतावाद का सिद्धांत है उसे धर्म विरोधी विचारों के आधार पर भी जाना जा सकता है। भारतीय चिंतन का ये मुख्य आधार है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य अपने दिव्य स्वरूप को
पहचानना है ना। हमारे यहाँ पे कहते हैं ना कि अंतिम अंतिम अंत में मनुष्य क्या चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति। कोई नहीं जानता मोक्ष का मतलब क्या है, लेकिन साधारण शब्दों में हमने जो भी मोक्ष का अर्थ सुना है उसका मतलब यह है कि जीवन मरण के कुचक्र से निकल करके मुक्ति को प्राप्त कर लेना। ऐसा ऐसा सुनने में आता है, ठीक है जी, लेकिन वो इन सब का खंडन करते हैं। भारतीय चिंतन के मुख्य आधार को ही वो अस्वीकार कर देते हैं। ओके। और विश्व का स्वरूप आध्यात्मिक है तो मानव जीवन में धर्म का मुख्य स्थान है, क्योंकि धर्म ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। रॉय ने धर्म और अध्यात्म के स्वरूप को पहचाना ही नहीं, और उन्होंने अपने संपूर्ण दर्शन की अपूर्णता का परिचय दे दिया। ओके जी। रॉय धर्म को स्वीकार नहीं करते, रॉय इन बातों को भी नहीं मानते। तो इस कारण से, और वैसे बेसिकली क्या होता है कि जब हम धर्म की शरण में होते हैं, या जब हम धर्म को मानते हैं, या जब हमको ये मालूम होता है कि कोई ऊपरी शक्ति है जो हमारे जीवन को चला रही है, तो नहीं कुछ तो कम से कम हम गलत काम तो नहीं करते, और कम से कम हम ईश्वर के डर से या उस परम पिता की शक्ति को पहचान करके नेक काम करने की कोशिश तो करते हैं। अगर हम पूरी तरह से एम एन रॉय के विचारों को यदि माना जाता है तो इसका मतलब ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं, आध्यात्म है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, कोई परम शक्ति है ही नहीं। यदि ये मान लिया जाए तो आप सोचो कि संसार में कितनी ज़्यादा व्यक्तिवाद बढ़ जाएगा, और व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। पहले ही बहुत स्वार्थ पैदा हो चुका है समाज के अंदर, और भी ज़्यादा स्वार्थ पैदा हो जाएगा। कोरोना काल में देखते हो ना कि बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे नर्सेज, बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना काल में लोगों की सहायता करते हैं। सब कुछ सह कर के भी दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन अगर एम एन रॉय की थ्योरी को मानेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। तो ये इस आधार पर भी इनकी आलोचना की जाती है। फिर देखिए स्वतंत्रता की धारणा की को गलत बताना, मतलब क्रिटिसिज्म ऑफ नेचर ऑफ फ्रीडम। अब क्या है कि रॉय का जो मानववाद है ना, वो मनुष्य की स्वतंत्रता पर आधारित है। नव मानवतावादियों की इस धारणा से सहमत हुआ जा सकता है कि सामाजिक संगठन का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को संभव एवं सुरक्षित बनाना है। ये ठीक है, लेकिन उनका स्वतंत्रता का विश्लेषण ना तो पूर्ण है और ना ही पर्याप्त है। रॉय की स्वतंत्रता की धारणा का अर्थ है कि मनुष्य की प्रगति के रास्ते में आने वाली विभिन्न प्राकृतिक बाधाओं को दूर करना। यहीं पर रॉय ने गलती कर दी। स्वतंत्रता के रास्ते में वास्तविक बाधाएं हमारी निरंतर प्रवृत्तियां और इंद्रिय परक तृष्णाएं हैं। समझते हैं ना आप कि बेसिकली हमारी जो वास्तविक बाधाएं हैं वो कौन सी होती है। कहते हैं ना मनुष्य के अंदर जो 5 इंद्रियां हैं, मनुष्य किन चीजों से अच्छा बताओ प्रभावित होता है सबसे ज्यादा? साम दाम दंड भेद, ये आपने शब्द सुना होगा। और मनुष्य किस चीज से भरा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 दुश्मन हैं जो कहते हैं कि मनुष्य के अंदर रहते हैं। अगर मनुष्य का इन सब के ऊपर मनुष्य किसी भी तरह से काबू पा ले और अपनी इंद्रियों को वश में करके रखे, तो ज्यादा समस्या का उसे सामना नहीं करना पड़ता। रॉय इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, और वास्तविक स्वतंत्रता इसमें है कि हम इन कामनाओं को नियंत्रित करें। अगर आप गांधी जी को याद करें ना, तो गांधी जी कहते हैं कि अपरिग्रह को सिद्धांत को मानते हैं। गांधी जी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, और कम से कम आपके पास सामान होना चाहिए, इससे आपका सफर आसान हो जाता है। ओके। लेकिन आप देखिए, अगर आप एम एन रॉय को देखें तो एम एन रॉय मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। अब इमेजिन करिए कि अगर मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए और मनुष्य उसका दुरुपयोग करे, जो कि वो करते हैं। ओके। बहुत बार मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ ना, जहाँ पे लिखा है डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, वहां से लोग जरूर फूल तोड़ेंगे। यहाँ पर पार्किंग करना इलीगल है, वहां पे पार्किंग जरूर करेंगे। ओके। मास्क लगा करके, आपको मालूम है मास्क लगा करके यदि आप नहीं जाते तो उसका चालान है, उसके बावजूद मास्क के लिए चालान होते। तो इतनी आसानी से मनुष्य अपनी स्वतंत्रता को छोड़ते नहीं, रादर अपनी स्वतंत्रता का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर एम एन रॉय की बात को मान लिया जाए तो मनुष्य तो इतना ज्यादा स्वतंत्र हो करके और केवल नुकसान करेगा बाकी लोगों का, है ना, क्योंकि अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए वो दूसरों की स्वतंत्रता को भूल जाएगा। तो ये इस आधार पर भी इनकी आलोचना की जाती है। फिर देखिए विवेक को महत्व। ठीक है, विवेक को महत्व देना कोई गलत बात नहीं है, पर क्या सबका विवेक काम करता है? क्या सभी लोग जो है विवेक के आधार पर काम करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शारीरिक शक्ति होती है, लेकिन वो विवेक का उपयोग नहीं करते, अपने ब्रेन का प्रयोग नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में सबके पास विवेक मानना कि सब लोग विवेक के आधार पर कार्य करेंगे, यहाँ पर इसका भी जो है आलोचना की जाती है। कई लोगों में शारीरिक श्रम की क्षमता ज्यादा होती है, कई लोगों में ब्रेन की क्षमता ज्यादा होती है, कई लोग में दोनों की क्षमता कम होती है, कई लोगों में दोनों की क्षमता ज्यादा होती है। तो यहाँ पर भी इनकी आलोचना की जाती है। फिर देखिए मनुष्य और समाज का संबंध। अब क्या है कि मनुष्य समाज के बिना नहीं चल सकता।
समाज मनुष्य के बिना नहीं चल सकता। मैन इज अ सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज मनुष्यों से मिलकर के बनता है। ओके जी, समाज मनुष्यों से मिल करके बनता है। कभी कभी व्यक्ति को अपनी खुशियों को समाज के लिए छोड़ना भी पड़ता है ना। हिंदुस्तान में इससे इससे ज्यादा आप क्या जानेंगे। हमारे यहाँ तो कोई विवाह भी होता है ना, तो उसके अंदर भी घर वालों की खुशी, रिश्तेदारों की खुशी, दोस्तों की खुशी, मित्रों की खुशी, कई बार अपनी खुशी को तो बिल्कुल ताक पर रख करके चलते हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ व्यक्ति के आधार पर अपनी खुशी के लिए सोचना और अपनी खुशी के आधार पर ही काम करना और व्यक्ति के स्व निर्णय के आधार पर काम करना, हमारे यहाँ पे ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और समाज के आधार पर ही कार्य करते हैं और ऐसा पूर्ण विश्व में होता है कि समाज के बिना कुछ भी नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। फिर देखिए, राष्ट्रवाद की निंदा, गांधीवाद का विरोध, इसकी भी आलोचना की जाती है कि गांधी जी पूर्णतः राष्ट्रवादी थे, देश से उन्हें बहुत प्रेम था और राष्ट्रवाद कभी भी बुरा नहीं होता। अपने देश से प्रेम करना, अपने देश के बारे में सोचना, ये कभी गलत नहीं हो सकता। इसकी भी आलोचना करते हैं कौन? एम एन रॉय। और एम एन रॉय कहते हैं कि गांधी के राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो देश से प्रेम नहीं करेगा या देश प्रेम करने वाले व्यक्ति की आलोचना करेगा, उसकी आलोचना होना निश्चित है। फिर देखिए, आर्थिक विचारों की आलोचना। अब मैं एम एन रॉय के जो आर्थिक विचार है उनकी भी आलोचना की जाती है। अलग से अगर मौका मिलेगा तो इस पे भी हम लोग एक पूरा टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद मार्क्सवादियों द्वारा आलोचना। अब क्योंकि पहले एम एन रॉय क्या थे? मार्क्सवादी। और बाद में एम एन रॉय क्या बन गए? एम एन मार्क्सवाद के आलोचक। जब आप किसी विचारधारा को छोड़ करके जाओगे और उसकी आलोचना भी करोगे, तो ऑब्वियस है कि आपकी आलोचना होना निश्चित है। आपकी भी आलोचना ऐसे समय में की जाएगी। तो एम एन रॉय को भी उसी आलोचना का सामना करना पड़ा। ओके, एक और आप देखिए, एक और आपको बात बताती हूँ कि देखिए, अब कुल मिलाकर के अगर आप एम एन रॉय के विचारों की आलोचना के बारे में देखें कि एम एन रॉय की विचारधारा के अनुसार मनुष्य को उसने समाज का आधार मान लिया। ओके, कि मनुष्य साध्य है और समाज साधन। ओके, परंतु आप सोच करके देखिए कि मनुष्य कभी भी साध्य नहीं हो सकता। ठीक है, समाज ऊपर है और मनुष्य जो है नीचे है। शायद आपने ये कोटेशन सुनी हो कि एक परिवार के लिए एक मनुष्य की, एक गांव के लिए एक परिवार की, एक शहर के लिए एक गांव की और एक देश के लिए एक शहर की और एक पूरे विश्व के लिए एक देश की बलि दी जा सकती है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो जब व्यापक तरीके से सोचा जाता है। आप छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। ईश्वर ना करे आपके आपके शरीर के किसी अंग में कोई खोट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी उंगली में कोई दिक्कत आ जाती है, आपकी उंगली में कोई समस्या आ गई, तो डॉक्टर क्या करेंगे? उंगली को काट देंगे ताकि आपके बाकी शरीर को बचाया जा सके। है ना? इसी तरह करते हैं ना कि अगर मान लो कोई ऐसा अंग आपका जो बाकी अंगों के अंदर पॉइजन फैला सकता है या दिक्कत कर सकता है, उसको काट देंगे। ऐसा नहीं कि इतना इंपॉर्टेंस एक व्यक्ति को दी जाए कि जो पूरे समाज को यदि गंदा करे तो उसको भी हम जो है उसको भी परमिशन दी जाए कि वो अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर पाए। ऐसी स्वतंत्रता एंजॉय करने का मौका नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अरस्तु ने भी कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक जीव है, प्राणी है। समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना की ही नहीं जा सकती। वह समाज में जन्म लेता है, उसमें विकास करता है और उसमें ही मृत्यु लोग को प्राप्त हो जाता है। और वास्तविकता तो ये है कि समाज और व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो, हम तो ऐसे लोग हैं कि आपको मैं बताऊं कि अगर कोरोना का काल भी होता है ना, तो भी हम उम्मीद करते रहते हैं कि कौन हमारा हाल पूछेगा, कौन कौन हमारे बारे में सोचेगा। हम बीमार हो जाते हैं, हम हॉस्पिटल में होते हैं, तो हम पहले देख कौन कौन मिलने आया। भले ही वो हमारे साथ जब मिलने आए तो हमें अपनी पूरी कहानियां सुना करके जाता है कि तुम्हारी टांग टूटी है, तुम्हें बड़ा पेन है, तुम चिंता ना करो, जब मेरी टूटी थी तो मुझे तो ये समस्याएं आई थी। और ये तो कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो पूरी पूरी सलाह दे करके चले जाते हैं। अच्छा, कोरोना है तो कोई खास बात नहीं, काढ़े बना करके पियो। है ना? पीछे हम लोग को कोरोना का सामना करना पड़ा तो बहुत सारे फोन हम लोग सुना करते थे। उसमें इतनी सलाहें थी, इतनी सलाहें थी, ऐसा लगता था कि किसी तरह की मेडिसिन खाने की तो जरूरत ही नहीं है, सारी सलाहें ये लोग ही हमको दे देंगे और हमको कोई चिंता की बात नहीं है। कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों ने सुजेशन दी। अगर इसको बड़े हृदय के साथ सोचे तो ये बड़ी प्यारी बात है, बहुत अच्छी चीजें हैं। समाज नहीं हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। ओके, हम लोग हमारे पास दोस्त नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास रिश्तेदार नहीं है, तो हमारा जो जिंदगी है बहुत अच्छी नहीं चल पाती। तो इन आधारों पर एम एन रॉय के विचारों की आलोचना की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि एम एन रॉय की सिर्फ आलोचना ही इम्पोर्टेंट है। एम एन रॉय के कुछ योगदान भी है जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि एम एन रॉय का योगदान क्या क्या है। अब देखिए, रॉय ने अपने विचारों के द्वारा राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके योगदान को कई
तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे स्वतंत्रता, विशेषकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रॉय ने अपने चिंतन में जबरदस्त वकालत की। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रॉय ने अपने चिंतन के अंदर जबरदस्त वकालत की। बड़ी प्यारी बात है कि इंसान को सबसे ज्यादा जो प्रिय चीज होती है वो होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अपना स्पेस चाहिए हर एक को, खुद की स्वतंत्रता, जिसमें वो अपने हिसाब से सोच सके, अपने हिसाब से निर्णय ले सके। आपको भी, आप लोग हालांकि उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ पर आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, दोस्तों के साथ आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन सोचिए कि आप कोई विषय लेना चाहते हैं, आप कोई निर्णय करना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, और आपको आपके घर के लोग या आपके शिक्षक या कोई भी आपको कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हर कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबको प्रिय है। और एम एन रॉय एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन किया। ओके, मैं एम एन रॉय के इस विचार की बहुत ज्यादा समर्थक हूँ कि व्यक्ति को उसके स्वयं के निर्णय लेने में व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और हमारे यहाँ पे जीवन का जो सबसे बड़ा निर्णय होता है, शादी का निर्णय, उसमें भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता देने की परमिशन नहीं है। हमारे यहाँ पे सारे निर्णय कौन करता है? हमारे अभिभावक, या फिर हमारे से संबंधित लोग, या फिर हमारे शिक्षक। इस तरह से निर्णय किए जाते हैं। आपका टेस्ट कब होगा, कौन इस बात को डिसाइड करता है? हम लोग। आपके एग्जाम कब होंगे, कौन डिसाइड करता है? हम लोग। आपको आज क्या पढ़ाना है, कौन डिसाइड करता है? हम लोग। आप क्या पढ़ेंगे, कौन डिसाइड करता है? हम लोग। हो सकता है किसी दिन आपको पढ़ने का मन ना हो। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, उसकी बात जब एम एन रॉय करते हैं तो ये उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और इसको मैं तो हमेशा बहुत पसंद करती हूँ, शायद आपको भी पसंद आए। फिर रॉय ने मार्क्सवाद की खुलकर आलोचना की है। वहीं उन्होंने कई जगह उसमें सुधार के लिए सुझाव भी दिए हैं। अब एक चीज या तो गलत है या सही है, समझ में आ रही है? एक चीज या तो गलत है या सही है। एक तरफ तो एम एन रॉय मार्क्सवाद की बहुत ज्यादा फेवर में बात करते थे। एक बार तो ऐसा था कि एम एन रॉय जो थे, मार्क्सवाद से संबंधित, मतलब मार्क्सवाद की एक जो कमेटी बनी थी उसके अंदर शामिल ही हो गए। फिर उसके बाद वो उसके घोर घोर विरोधी हो गए, बाद में वो इसकी आलोचना करने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि मार्क्सवाद में सुधारों की गुंजाइश है। या तो कोई चीज गलत है या सही है। ये बीच का रास्ता जो एम एन रॉय अपनाते थे, इसकी भी जो है कड़ी आलोचना की जाती है। फिर देखिए, रॉय ने वर्तमान संसदीय प्रजातंत्रों में राजनीतिक दलों के सिद्धांत विहीन राजनीति की कड़ी आलोचना की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का भी इसी प्रकार का विचार रहा है। अब देखिए, एक तरफ तो राजनीतिक दलों के सिद्धांत विहीन राजनीति की वो आलोचना करते हैं कि जो भी, मतलब संसदीय लोकतंत्र के अंदर जो राजनीति चल रही है ये सही नहीं है, और वो इसकी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि सिद्धांतों पर आधारित राजनीति होनी चाहिए। अब अगर व्यक्तिवादी सोच है तो सिद्धांत के बारे में कोई क्यों सोचेगा? है ना? जहां पर लाभ की गुंजाइश होती है वहां पर प्रिंसिपल्स को छोड़ दिया जाता है ना? किसी का कोई प्रिंसिपल है, किसी का कोई प्रिंसिपल है, लेकिन अगर लाभ है तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो एम एन रॉय की ये बात भी ज्यादा, ये जो उनका सुझाव है, रॉय ने जो मार्क्सवाद की आलोचना करने के बाद भी जो सुधार के लिए जो सुझाव दिए, ये भी उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए, रॉय ने वर्तमान संसदीय प्रजातंत्रों में राजनीतिक दलों के सिद्धांत विहीन राजनीति की कड़ी आलोचना की है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का भी, अच्छा ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए, मौलिक लोकतंत्र के विचार के रूप में उन्होंने हमें आगाह किया कि वर्तमान लोकतंत्र चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, सुधार किया जाना अपरिहार्य है। सुधार की संभावना हर चीज में होती है। ठीक है, आप एक घर बना लेते हैं ना, आज आपने एक घर बनाया, बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाया, थोड़े दिनों के बाद आपको पता चलता है कि एक नई टेक्निक आ गई। वो टेक्निक तो आपके घर में है ही नहीं। ठीक, इसी तरह से अगर जो लोकतंत्र चल रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस लोकतंत्र में कौन सी कमियां हैं। यानी वो, उनका मानना ये है कि जो लोकतंत्र है वो पूरी तरह से सही नहीं है, उसमें अभी भी खामियां हैं, उसमें और गुंजाइश है कि उसको और ज्यादा अच्छा बनाया जा सके। इसके बारे में भी जो है एम एन रॉय का योगदान अविस्मरणीय है। फिर देखिए, नैतिक मानववादी विचार प्रस्तुत करके पूर्ववर्ती और समकालीन चिंतकों से श्रेष्ठ चिंतन को उन्होंने प्रस्तुत किया। ये भी उनका एक कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने मौलिक मानवतावादी विचार प्रस्तुत किए, और अपने से पहले वाले जो समकालीन उनके चिंतक थे उनसे श्रेष्ठ विचार दिए। मौलिक होना ही बहुत बड़ी बात है। मौलिक का मतलब खुद के विचार होना। किसी को कॉपी नहीं कर रहे थे, वो किसी की बात को सुन नहीं रहे थे, जो उनको ठीक लग रहा था, जो उनको अच्छा लग रहा था, वो कर रहे थे। ओके, वो कह रहे थे। अंतर्राष्ट्रीयवाद के रूप में विश्व बंधुत्व के विचारों को भी उन्होंने
प्रस्तुत किया। विश्व बंधुत्व की जो बात है वो गांधी जी ने भी की थी, वसुधैव कुटुंबकम की बात उन्होंने की थी। इसका भी जो यहाँ पर भी वो भी एम.एन. रॉय भी विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, ये भी उनका एक योगदान है। ओके। डॉक्टर विश्व प्रसाद वर्मा ने रॉय के चिंतन का मूल्यांकन करते हुए उनके चिंतक के दूसरे पहलू पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि एम.एन. रॉय आधुनिक भारत में दर्शन और राजनीति के लेखकों में सबसे बड़े विद्वान थे, पर दुर्भाग्य की बात है कि उनकी प्रतिभा ध्वंसात्मक थी, ना कि रचनात्मक। यानी प्रतिभाशाली तो बहुत थे, लेकिन उनकी जो प्रतिभा थी वो बेसिकली ध्वंसात्मक थी। ऐसा ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वनाथ वर्मा ने कहा। ओके। फिर भी जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन एम.एन. रॉय का रहा वो अविस्मरणीय है। मनुष्य के बारे में बात करना, एक देखिए कहते हैं ना, दो तरह से बात होती है, एक होती है दिल से, एक होती है दिमाग से। मुझे लगता है एम.एन. रॉय के जो विचार है वो दिल से निकले हुए हैं। एक जमाने में मार्क्सवाद पसंद आया तो मार्क्सवाद को अच्छा बताया, उसका पक्ष लिया। मार्क्सवाद में भी सभी बातें खराब नहीं है। एक समय में जब लगा कि मार्क्सवाद को अप्लाई करने के लिए सोवियत संघ पहले, रूस, जो अब रूस कई भागों में, अब तो वो बट गया, सोवियत संघ के अंदर पहले मार्क्सवाद को अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा, जिसे आप कहेंगे बहुत ज़्यादा क्रांति का सहारा लिया गया। 1917 का जो रेवोल्यूशन था, अब उसको जो है एम.एन. रॉय ने पसंद नहीं किया, है ना। तो कोई चीज़ हमें कभी अच्छी लग सकती है, कभी बुरी लग सकती है, सभी के साथ होता है। हमारी विचारधारा बदलती रहती है। तो एम.एन. रॉय के विचार भी बदले। पहले वो मार्क्सवाद के पक्ष में थे, बाद में वो उसके आलोचक हो गए। पहले उन्हें गांधी जी के साथ रहे, गांधी जी के कुछ विचारों को उन्होंने पसंद भी किया, लेकिन गांधी जी के जो घोर राष्ट्रवादी होने का जो विचार था, या घोर राष्ट्रवादी गांधी जी थे, ये बात उन्हें पसंद नहीं आई एम.एन. रॉय। क्योंकि एम.एन. रॉय को ये मानना था कि व्यक्ति बेसिकली अपनी खुशी के लिए, स्व के लिए भी बहुत कुछ करता है। लेकिन यहाँ पर भी वो विवेक की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य 3 सिद्धांतों पर उनका मानवतावाद आधारित था, कि उसमें वो विवेक को भी पूरा इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके। तो एम.एन. रॉय के योगदान को आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। हमने एम.एन. रॉय के बेसिकली आलोचना भी कर ली और एम.एन. रॉय के कंट्रीब्यूशन के बारे में भी हमने पढ़ा। अब इसके आधार पे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एम.एन. रॉय आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक विशिष्ट आयाम प्रस्तुत करते हैं। रॉय का राजनीतिक चिंतन उनकी लंबी वैचारिक यात्रा का परिणाम रहा है। उनके चिंतन को लंबी वैचारिक यात्रा क्यों? यदि मैंने आपको एम.एन. रॉय की इंट्रोडक्शन जब देते हुए ये बताया था कि एम.एन. रॉय की ज़िंदगी किस तरह से गुजरी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी-कभी तो रूप बदल करके भी उनको जाना पड़ता था। तो एम.एन. रॉय ने एक बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी जी है, और एम.एन. रॉय ने, जिसे कहेंगे ना, व्यवहारिक रूप से कार्य करने की कोशिश की। तो इसलिए एम.एन. रॉय को अनुभव बहुत था, ठीक है। और मार्क्स और गांधी जैसे लोगों के साथ काम करने के कारण एम.एन. रॉय का वैचारिक यात्रा और भी ज़्यादा लंबी हो गई। उनके चिंतन को समाजवादी, उदारवादी या साम्यवादी आदि राजनीतिक विचारधाराओं की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वे भौतिकवादी होते हुए भी केवल सुखवादी नहीं हैं। भौतिकवादी तो हैं, लेकिन ये नहीं केवल अपने सुख के बारे में सोचते हैं। जहां उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की कटु आलोचना की है, वहीं मार्क्सवाद की आलोचना में भी उनका स्वर निरंतर प्रखर रहा। रॉय के दर्शन में स्वतंत्रता और मानव की सर्वोपरिता के प्रति आग्रह निरंतर विद्यमान रहा, ठीक है। रॉय के दर्शन में स्वतंत्रता और मानव की सर्वोपरिता के प्रति आग्रह निरंतर विद्यमान रहा। उनका चिंतन एक ऐसी व्यवस्था की खोज के प्रति समर्पित आग्रह का परिणाम है जिसमें व्यक्ति की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए उसकी भौतिक, नैतिक और आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित किया जा सके। रॉय ने पूर्ण मानवीय दर्शन की खोज के प्रयत्न के क्रम में एक कष्टदायक निष्कर्ष निकाला कि विश्व में प्रचलित आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियां मानव के समग्र कल्याण को सुनिश्चित नहीं करती। देखिए, इतने सारे दर्शन प्रचलित थे, लेकिन तब भी रॉय क्या कहते हैं कि ये सारी की सारी जो प्रणालियां हैं, ये मानव के समग्र कल्याण को सुनिश्चित नहीं करती। पूंजीवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद तथा अन्य विचारधाराओं में उन्होंने ऐसे तत्वों को ढूंढ निकाला जो किसी न किसी रूप में मानव की सत्ता, स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता का अवमूल्यन करते हैं। मान लीजिए किसी को मार्क्सवादी पद्धति पसंद नहीं है, उसको क्रांति के माध्यम से जबरदस्ती लोगों पर थोप देना, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। इसी तरह से गांधी जी जो विचार दे रहे हैं, अगर व्यक्ति वो पसंद नहीं कर रहे या व्यक्तियों को इतना राष्ट्रवादी होना पसंद नहीं है, तो एम.एन. रॉय इसकी खिलाफत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। तो एम.एन. रॉय के जो विचार हैं वास्तव में जो है सोचने लायक है।
और उनका जो चिंतन है वो एक ऐसी व्यवस्था की खोज करता है जिसमें व्यक्ति की खुद की गरिमा अक्षुण्ण रहे, व्यक्ति की खुद की आर्थिक उन्नति को जो है सुनिश्चित किया जा सके, मतलब व्यक्ति को खुद को कुछ मिले। इस आधार पर जो है इनके विचारों को हमें देखना होगा। और फिर वही एक कोट के साथ हम लोग इसे खत्म करेंगे लेक्चर को, कि कैसा डर है जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है, यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। तो एम एन रॉय का चित्र मैं आपके लिए, मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर के अंदर दिखाया था। एम एन रॉय ने बहुत स्ट्रगल किया, एम एन रॉय ने खुद के जीवन से बहुत कुछ सीखा, और एम एन रॉय ने जो भी विचार दिए, बहुत सारी विचारधाराओं से प्रभावित हो रहे। तो ये आप ज़रूर इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। और न्यू ह्यूमनिज्म का जो उनका सिद्धांत रहा, नव मानवतावाद का सिद्धांत, इसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। तो नव मानवतावाद का उनका जो सिद्धांत है सबसे पॉपुलर है। एम एन रॉय के राजनीतिक विचार, एम एन रॉय की नव मानवतावाद की विशेषताएं, और एम एन रॉय की आलोचना और कंट्रीब्यूशन, ये हम लोग कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमारा स्टडी का पर्पज़ सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि हमने सिलेबस को किया और बात ख़त्म कर दी। हमारे स्टडी का पर्पज़ ये भी ज़रूर होना चाहिए कि एक मौलिक विचारक ने यदि कोई विचार दिए, हम अपने चिंतन और मनन की शक्ति को बढ़ा करके ये ज़रूर देखें कि हम उससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं। हमारे खुद के निष्कर्ष होने चाहिए, हमारी खुद की मौलिक विचारधारा होनी चाहिए। ये विचारक कोई ऊपर से नहीं आते, ये इनके अपने विचार हैं। और ये अपने विचारों को जैसे मार्क्स से प्रभावित भी हुए, गांधी जी से प्रभावित भी हुए, गांधी जी की अच्छी बातों को माना भी, विश्व बंधुत्व की बात को माना एम एन रॉय ने, और इसी तरह से मार्क्सवाद की भी कुछ अच्छी बातों को माना। लेकिन आर्थिक संपन्नता और व्यक्तिवाद की जब बात आती है तो यहाँ पर पूरी तरह से वो भौतिकवादी दिखाई देते हैं, नव मानवतावाद की शरण में दिखाई देते हैं। तो एम एन रॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन को भुलाना असंभव है। एम एन रॉय की विचारधारा को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत थैंक यू।